हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर WLI क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, नांदेड़ डिवीजन का ये पेपर है। ऑल 110 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस पेपर को इस तरह से हल कराने वाला हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, आप में एक बार ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा कि आप WLI का जो पेपर है वो उसमें बैठेंगे और उसको पास करेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत ही डिटेल में आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इसके अलावा इस पेपर की PDF मैं आपको दे दूंगा और PDF कहाँ मिलने वाली है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये रहा पेपर। नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे का है और जो 35% कोटा होता है उसका पेपर है। लेवल 6 के लिए ये दोस्तों पेपर होता है। लेवल 6 के लिए जो लेवल 6 की जो वैकेंसी होती है अभी, उसका जो पे लेवल होता है वो होता है 35,400। इसके लिए दोस्तों ये वैकेंसी है। यहाँ पर एग्जाम डेट लिखी हुई है, मैक्सिमम मार्क लिखे हुए हैं, यहाँ पर पेपर का समय लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको टोटल 110 क्वेश्चन मिलेंगे और 110 में से आपको 100 जो पहले 100 करेंगे वही आपके चेक किए जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। और सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। पेपर मैं यहाँ पर बहुत स्लो तरीके से कराने वाला हूँ। आप चाहो तो दोस्तों उसको स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हल थोड़ा स्लो कराऊंगा क्योंकि जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। पहला क्वेश्चन देखिए, जो अनुशासन व अपील नियम है, जो D&R रूल है 1968 के आवेदन से किसी भी श्रेणी के रेल सेवक को छूट दे दिए जाने का अधिकारी किसको है? तो दोस्तों, किसको है? पहला ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप एक बार समझ लें, मैं बार बार ऑप्शन नहीं बोलूंगा। ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जो भी सही आंसर है उसको दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा। तो पहला दो सही जो आंसर है भारत का राष्ट्रपति, कि कोई भी रेल सेवक किसी भी श्रेणी का है और उसको कोई अगर दंड मिला है तो उसमें भारत का राष्ट्रपति उसमें छूट दे सकता है। अब राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति दी गई है और वो अनुच्छेद दिया गया है 72 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि क्षमा दान की जो शक्ति है वो 72 अनुच्छेद में दी गई है। इसके बारे में बात करते हैं और कि अनुच्छेद 72 में के तहत राष्ट्रपति दोषी जो ठहराया गया है किसी भी व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है, या उस कर्मचारी को निलंबित किया गया है तो उसको जो निलंबन है उसको हटा सकता है, उसमें छूट दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को जैसे अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है। 356 अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और 360 जो वित्तीय आपात होता है, वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के बारे में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मृत्यु या अमानता की तारीख से डैश वर्ष पुराने तक अनुकंपा नियुक्ति मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों 20 वर्ष सही आंसर हो जाएगा इसका। 20 वर्ष की जो DRM होता है, किसी की मृत्यु या अमानता किसी को घोषित किया गया है तो 20 वर्ष कोई पुराना मामला है तो उस पर DRM कार्रवाई कर सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। अगर हम और कुछ बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा में जो छूट दे सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, मैं ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं अभी। यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए न्यूनतम आयु सीमा में छूट दे सकते हैं वो दोस्तों 1 वर्ष की जो छूट दे सकते हैं वो GM साहब दे सकते हैं।
और 2 वर्ष की छूट दे सकते हैं वो रेलवे बोर्ड 2 वर्ष की छूट दे सकती है। न्यूनतम आयु सीमा की बात कर रहा हूँ। यदि ऊपरी आयु सीमा की बात करें तो उसमें 1 वर्ष की छूट डीआरएम साहब दे सकते हैं। डीआरएम साहब 1 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में कहा गया कथन से संबंधित क्वेश्चन है कि कथन दिए गए हैं और उनमें से हमको सही और गलत चुनना है। ये पेपर दोस्तों थोड़ा सा इसी टाइप से बनाया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए हैं। कथन दे दिया गया है और उसका नीचे कौन सा सही है इस प्रकार से पूछा गया है। तो पहला कथन में देखिए, कथन में कहा गया है कि योजना शीर्ष 65 प्रशिक्षण ऑब्लिक मानव संसाधन विकास से संबंधित है। क्वेश्चन 3 का जो कथन 2 है उसमें योजना शीर्ष 51 स्टेशन सुविधाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें केवल एक सही है, योजना शीर्ष 65 प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास से संबंधित है। तो एक ये सही है और एक 2 ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पर दोस्तों सही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यदि मुख्यालय से 6 घंटे से अधिक लेकिन 3 घंटे से कम। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है, यहाँ पर देखिए ये 3 घंटे है, यहाँ पर ये 6 घंटे है, उल्टा लिखा हुआ है इसमें। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें। यदि मुख्यालय से 3 घंटे से अधिक लेकिन 6 घंटे से कम अनुपस्थिति है तो टीए का कितना परसेंट पात्र होगा। तो दोस्तों 30% होगा, 30% होगा। टीए के बारे में आपको बता देते हैं कि टीए आपको तभी मिलेगा जब आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर यदि कोई काम से जाएंगे तो ही आपको दोस्तों ये टीए मिलेगा। टीए की जो समय होता है, काउंटिंग होती है, वो मध्य रात्रि मतलब अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक काउंट की जाती है। यहाँ 30% हमने बताया, तो 30% किस हिसाब से यहाँ पर मिला है, 6 घंटे से कम है तो 30% मिलता है, और 6 घंटे से लेके 12 घंटे तक है तो दोस्तों 70% मिलता है, और 12 घंटे से अधिक का जो समय तो 100% ये मिलता है। तो यहाँ पर 3 घंटे से 6 घंटे है तो 6 घंटे से कम है तो यहाँ पर 30% एचआरए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षा जो पीएमई होता है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन पीएमई, प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाती है। 45 वर्ष से अधिक के लिए पूछा गया है, तो 45 वर्ष से अधिक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ, पहले समझ लीजिए कि 45 वर्ष तक 45 वर्ष तक मतलब 45 वर्ष से कम हो रहेगा तो ये 4 साल में एक बार होता है, 4 साल में एक बार होता है। 45 से लेके 55 तक, 45 से लेके 55 तक ये साल जो 2 साल है उसमें एक बार होता है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। और 55 से ऊपर यदि होती है एज तो ये प्रति वर्ष होता है। यहाँ पर पूछा है 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी के लिए आवधिक चिकित्सा पीएमई प्रत्येक वर्ष में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष सही आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। 45 वर्ष से अधिक है तो वर्ष में 2 बार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में देय अनुग्रह राशि की न्यूनतम राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम जो राशि है ड्यूटी के दौरान रेलवे कर्मचारी की यदि मृत्यु होती है, जो अनुग्रह राशि है एक्स ग्रेस या जो राशि बोलते हैं वो दोस्तों 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए, पहले 20 लाख थी, अभी 25 लाख रुपए है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यतः पिछले उपयुक्तता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए कर्मचारी को डैश महीने या वर्षों के अंतराल के बाद नए उपयुक्तता परीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है या जाएगा। तो 6 माह इज राइट आंसर है कि यदि पहले वो फेल हो गया और दोबारा दोस्तों उसको बुलाना है तो 6 माह का अंतराल होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जहां दोनों पति पत्नी रेलवे कर्मचारी वे अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रेलवे पास के लिए पात्र नहीं हैं। तो दोस्तों रेलवे पास के लिए पात्र नहीं है, तो पात्र तो दोस्तों होंगे, पात्र तो होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का सेकंड देखिए, जब दोनों पति पत्नी एक ही स्थान पर तैनात हो तो उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार केवल एक ही क्वार्टर्स प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों एक ही क्वार्टर प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो सेकंड राइट, फर्स्ट गलत यहाँ पर है, तो केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कथन में कहा गया है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत स्थापना की गई है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1982 में पारित किया गया, 1982 में पारित किया गया। तो दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पर ये गलत है, और ये पारित किया गया था 1985 में ये पारित किया गया। दूसरा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए रुपये 250 शुल्क का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों ये भी गलत है, केवल 50 रुपए का भुगतान करना होगा। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो एक और है, दो हैं, दोनों गलत होंगे, लेकिन कौन सा सही होगा इसमें कि न तो एक और न ही दो सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेलवे डॉक्टरों को दे गैर प्रैक्टिसिंग वक्ता जो एनपीए होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भत्ता में 7th पे सीपीसी के अनुसार उनके मूल वेतन का डैश परसेंट होता है। तो दोस्तों 20% होता है, और अधिकतम हम राशि की बात करें तो 2,37,550 रुपए ये राशि होती है। 20% ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अनुबंध श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो ये दोस्तों अधिनियमित किया गया था 1970 और फुल डेट की बात करें तो ये 5 सितंबर 1970 इसकी फुल डेट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद यहाँ पर हम बात करें कि जो 12 है उसके लिए, कि सेवानिवृत्त व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के वर्ष और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में पोस्ट रिटायरमेंट पास पीटीओ की पात्रता के संबंध में है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 यहाँ पर दिए गए हैं। तो तीनों ऑप्शनों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सेवानिवृत्ति के वर्ष पर चाहे कर्मचारी किसी भी महीने में सेवानिवृत्त हो, उन पासों के सेट की सामान्य पूर्ण पात्रता के लिए पात्र होगा जिनके लिए वह पात्र है। यानी यदि वह 3 सेटों के लिए पात्र है और 2 सेट पासों का लाभ उठा चुका है, तो वो केवल एक ही का ही लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों एक का ही लाभ उठा सकता है। क्यों उठा सकता है? क्योंकि मानार्थ पास हैं, तो राजपत्रित जो कर्मचारी हैं 20 वर्ष की सेवा यदि उन्होंने की है तो 3 सेट उनको मिलते हैं। और अराजपत्रित कर्मचारी हैं, 20 वर्ष की सेवा उन्होंने की है तो 2 सेट मिलते हैं। और अराजपत्रित कर्मचारी में जो ग्रुप और सी और डी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 20 वर्ष से अधिक की सेवा की है तो उनको भी 2 सेट पास यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर 3 सेटों के लिए पात्र है। पात्र दोस्तों 3 सेटों के लिए पात्र था, लेकिन उसने एक यूज कर लिया तो एक का ही यूज कर पाएगा, वो केवल एक का ही लाभ उठा सकता है। पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 12वें का दूसरे में क्या कहा गया है कि ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी मानार्थ पास के लिए पात्र है, अर्थात यदि वह 3 सेटों के लिए पात्र है और उसका सेवानिवृत्ति वर्ष में किसी भी पास का लाभ नहीं उठाए तो वह वर्ष में 2 सेट मानार्थ पास का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों सही है, उठा सकता है।
सेवानिवृत्ति कर्मचारी भी पीटीओ के लिए पात्र हैं, तो दोस्तों ये पात्र नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। सी इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, सी सही हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कथन में कहा गया है कि SF3 निर्वाह भत्ते के लिए जारी किया जाता है, राइट है। SF2 डीम सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है, तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो चार्जशीट होती हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि SF1 से लेके दोस्तों SF12 तक होती हैं, तो ये सभी चार्जशीट मेन चार्जशीट है वो आपको मैं बता देता हूँ। चार्जशीट जो फर्स्ट है जिसको बोलेंगे SF1, इसमें दोस्तों कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, निलंबन किया जाता है। SF2 इसमें माना गया निलंबन या डीम सस्पेंशन इसको बोलते हैं। SF3 में, SF जो 3 है उसमें निर्वाह भत्तों से संबंधित है, निर्वाह भत्तों से संबंधित है। SF4 में दोस्तों निलंबन से बहाली, जो SF1 में दोस्तों निलंबित किया गया था, SF4 देकर दोस्तों उसको निलंबन कैंसिल किया जाता है। और दोस्तों SF4 के बाद SF5 बड़ी शास्ति का आरोप लगाया जाता है। SF6 में दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना है। SF7 की जो कर्मचारी दोषी ठहराया गया है उसके लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF8 में दोस्तों प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। और SF9 इसको दोस्तों हटा दिया गया है। SF10 की बात करें तो दोस्तों संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। SF11 दोस्तों, SF11 छोटी शास्ति मतलब छोटी चार्जशीट ये होती है। तो आपने कभी सुना होगा दोस्तों कि SF1 मिली है, SF5 मिली है, SF11 मिली है, तो दोस्तों यही चार्जशीट होती हैं। तो ये चार्जशीट मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, मंडल मुख्यालय कार्यालय के लिए एक कैलेंडर वर्ष में बंद छुट्टियों के लिए दिनों का लाभ उठाया जा सकता है। तो मंडल कार्यालय जो DRM ऑफिस होती है उसमें एक कैलेंडर वर्ष में दोस्तों जो छुट्टी मिलती है वो 16 छुट्टी मिलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है कि सभी तरह की जो छुट्टी हैं, यहाँ पर छुट्टी के बारे में बात हुई है तो यहाँ पर 16 छुट्टियां होती है। मैं अगर और छुट्टियों के बारे में बात करता हूँ कि सभी तरह की जितनी भी छुट्टी होती है उनको मिलाकर कुल 5 वर्ष की छुट्टी लगातार आप दोस्तों ले सकते हैं। इससे ज्यादा की अवधि के लिए छुट्टियां नहीं मिलेंगी। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन करना हो, जैसे LAP से आपको लीव नॉट ड्यू में चेंज कराना है तो या उल्टा करना है, तो आपको दोस्तों उपभोग करने के 30 दिन के भीतर ही अनुमति आप दोस्तों कर सकते हैं कि आपने जब भी छुट्टी ली है तो उसमें चेंज यदि कराना है तो 30 दिन के भीतर ही चेंज करने की अनुमति है। छुट्टी के दोस्तों प्रकार आपने सुना होगा कि LAP आपने ली है तो औसत वेतन छुट्टी होती है, साल में 30 मिलती है और पूरी सेवा काल में 300 प्लस 15 आप दोस्तों इनको इकट्ठी कर सकते हो। एक बार में अधिकतम दोस्तों 180 दिनों की आप छुट्टी ले सकते हैं। 180 दिन इसका मतलब 6 माह की आप एक बार में छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा जो LAP होती हैं दोस्तों उनको लीव इनकेसमेंट कराया जा सकता है, उनका पैसा लिया जा सकता है। हर 2 साल में 10 छुट्टियों का, हर 2 साल में 10 छुट्टियों का आप दोस्तों यहाँ पर पैसा ले सकते हैं और पूरी सेवा काल में 6 बार छुट्टियों का पैसा लगता है ले सकते हैं, मतलब 60 दिन का आप पैसा ले सकते हैं। तो ये छुट्टियों के बारे में बात हुई। क्वेश्चन नंबर 15, HOER 2005 के नियमों के रोजगार प्रकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे छूट मिलती है? तो किसे छूट मिलती है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर को भी छूट मिलती है, SSC को भी मिलती है, स्टेशन मैनेजर और ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HOER हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल, कर्मचारियों का जो वर्गीकरण किया गया है HOER के तहत किया गया है और कर्मचारियों को दोस्तों 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो एक तो होते हैं दोस्तों गहन, जिसको हिंदी में हम गहन बोल रहे हैं, वैसे ये इंटेंसिव होते हैं, इंटेंसिव। दूसरे होते हैं निरंतर, हिंदी में इनको निरंतर कहते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इनको कंटिन्यूअस कहते हैं। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आवश्यक रूप से विरामी होते हैं। इनको दोस्तों एसेंशियल इंटरमिटेंट होते हैं, AI के नाम से आपने सुना होगा, AI के नाम से यहाँ पर सुना होगा। चौथे जो होते हैं
वो होते हैं अपवर्जित या एक्सक्लूडेड। अपवर्जित, अपवर्जित या एक्सक्लूडेड। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। अपवर्जित या एक्सक्लूडेड ये यहाँ पर होते हैं। देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गहन क्या क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट नंबर आपको बताया था कि जो गहन होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट गहन या इंटेंसिव उनको बोलते हैं जो 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे से कम निष्क्रिय रहते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यस्त रहते हैं, वो उनको गहन की श्रेणी में, गहन की श्रेणी में उनको रखा गया है, गहन की श्रेणी में रखा गया है। तो ये कौन-कौन हो सकते हैं, जैसे कंट्रोलर है, आरआरआई पर जो कार्य करते हैं और मोटरमैन, ये दोस्तों काम करते हैं। इनकी जो औसत ड्यूटी होती है वो 6 घंटे की औसत ड्यूटी होती है और ये दोस्तों प्रति सप्ताह 42 से 45 घंटे 42 से 45 घंटे काम करते हैं और इनके विश्राम की जो अवधि होती है वो 30 घंटे की विश्राम की अवधि होती है। तो ये पॉइंट एक मैंने कराया है कि गहन। दूसरे जो होते हैं दोस्तों, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं निरंतर या कंटिन्यूअस। इनकी भी दोस्तों ड्यूटी 8 घंटे की होती है। 8 घंटे में ये दोस्तों 2 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं। औसत ड्यूटी 8 घंटे और प्रति सप्ताह दोस्तों ये प्रति सप्ताह 48 से 54 घंटे 48 से 54 घंटे काम पर करते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर है, पॉइंट्समैन है, रनिंग कर्मचारी हैं, ये सब दोस्तों किस में आएंगे, ये आएंगे कंटिन्यूअस में। तीसरे नंबर के होते हैं, तीसरे नंबर के वो होते हैं दोस्तों एआई एसेंशियल इंटरमिटेंट। इनकी दोस्तों ड्यूटी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। शारीरिक या मानसिक रूप से दोस्तों एकाग्र रहने की इनकी जरूरत नहीं है, मतलब एकाग्रता बनाने की इनको जरूरत नहीं है। प्रतिदिन इनकी जो औसत ड्यूटी होती है वो 10 से 12 घंटे की औसत ड्यूटी इनकी होती है और प्रति सप्ताह ये 60 से 72 घंटे काम करते हैं। जैसे बंगला पियून हो गया, ब्रांच लाइन पर जो यातायात कर्मचारी है वो दोस्तों ये रहते हैं। चौथे जो होते हैं जिनको मैंने बोला है अपवर्जित या एक्सक्लूडेड, जिन कर्मचारियों का कार्य का दायित्व 24 घंटे का होता है वो अपवर्जित या एक्सक्लूडेड में आते हैं। अप 24 घंटे कैसे, जैसे कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर रैंक के हैं, वो कुछ भी कभी भी हो जाए तो उनको कभी भी बुला लिया जाता है, तो 24 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। तो ये दो होते हैं दोस्तों अपवर्जित। दोबारा से एक बार सुनिए कि 4 प्रकार से 4 वर्गीकरण किए गए हैं, गहन, निरंतर, आवश्यक रूप से विरामी और अपवर्जित। या फिर बोलेंगे इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियल, इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड। यह 4 प्रकार के कर्मचारी को वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार में डैश दिनों से अधिक की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि टोटल 300 दिन प्लस 15 दिन की एलएपी छुट्टी होती है और एक बार में दोस्तों यहाँ पर 180 दिन मतलब 6 माह के लिए से ज्यादा स्वीकृत नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कथन दिए गए हैं, असाधारण छुट्टी तभी दी जा सकती है जो अन्य कोई छुट्टी उपलब्ध नहीं हो, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरे कथन में कहा यदि रेलवे कर्मचारी असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो भी उसे छुट्टी नहीं दी जा सकती। असाधारण अवकाश भले ही उसके खाते में अन्य प्रकार की जो छुट्टियां हों, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये गलत। और सेकंड के बाद थर्ड कथन में देखिए किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक छुट्टी की अवधि नहीं दी जा सकती, मतलब 5 साल से अधिक छुट्टी नहीं दी जा सकती लगातार, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मकान किराया भत्ता HARA के संबंध में हमको यहाँ पर दिया है HRA का भुगतान 7वें CPC के अनुसार 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया XYZ, सही है, राइट है। नांदेड़ वाई श्रेणी में आता है, नांदेड़ वाई श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर ये दिया गया है वाई श्रेणी में, सही है। सांगली और औरंगाबाद जेड श्रेणी में आते हैं, सांगली और औरंगाबाद जेड श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों औरंगाबाद यहाँ पर
वाई श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है गलत हो जाएगा। तो एक और दो सही है, एक और दो सही है। आपको पता है दोस्तों, सेवंथ सीपीसी के अनुसार एचआरए एक्स, वाई और जेड तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स में दोस्तों 30% मिलता है, वाई में 20% और जेड में 10% ये एचआरए मिल रहा है। पहले दोस्तों ये 27, 18 और 9 हुआ करता था। इसके बाद अभी दोस्तों एक्स वाई जेड में 30, 20 और 10 है। क्वेश्चन 18 यहाँ पर राइट आंसर का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो दिया गया था, केवल एक और दो दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कथन दिया गया है कि रेलवे बोर्ड को किसी भी पद को चयन या गैर चयन घोषित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19 में, तो रेलवे बोर्ड को किसी भी पद को चयन गैर चयन घोषित करने का अधिकार है, तो राइट हो जाएगा। चयन पदों के लिए 18 माह के प्रत्याशित रिक्तियों पर विचार किया जाता है, गलत है। गैर चयन पदों के लिए जहां उपयुक्तता शामिल है 15 माह वाले रिक्तियों पर विचार किया जाता है, ये यहाँ पर गलत है। तो 19 का दोस्तों यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। आई का मतलब यहाँ पर एक सही है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, विभागीय विभागीय पदोन्नति पैनल को निरस्त करने का अधिकार किस सक्षम प्राधिकारी को है? विभागीय पैनल पैनल को निरस्त करने का अधिकार किसको है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, प्राधिकरण जिसने पैनल को मंजूरी दी है, तो वो पैनल को मंजूरी दी है उसको कैंसिल नहीं कर सकता। दूसरा, प्राधिकरण जिसने मूल्यांकन के लिए की गई रिक्तियों को मंजूरी दी है, ये भी गलत है। पैनल को मंजूरी देने वाले से अगला अधिकारी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी में, एक बार पदोन्नति पैनल जारी होने के बाद उसे रद्द करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी इज राइट आंसर है। ऑथोरिटी नेक्स्ट हायर देन द वन हु अप्रूव्ड द पैनल। क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 21 से पास के संबंध में क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के बाद पूरक पास में अधिकतम दो आश्रितों को अनुमति दी जा सकती है। तो दो आश्रितों को अनुमति दी जा सकती है, राइट है। दूसरे में कहा गया है कि कर्मचारी चाहे तो भी रेलवे कर्मचारी के कानूनी रूप से तलाकशुदा पति या पत्नी के पक्ष में विशेष अधिकार पास जारी नहीं किया जा सकता, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वन इज राइट आंसर है, केवल यहाँ पर राइट आंसर होगा वन। तो वन किस में सही है, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल डी यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब देखिए दोस्तों, पास के परिवार में कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं पास में, तो दोस्तों ये कितने भी सदस्य दोस्तों शामिल हो सकते हैं। यदि आश्रित को शामिल किया जाता है, आश्रित को शामिल किया जाता है, तो दो आश्रित को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं और अधिकतम सदस्यों की संख्या 5 हो सकती है। अगर एक आश्रित शामिल करेंगे तो भी 5 सदस्य, अगर दो आश्रित शामिल करेंगे तो भी 5 सदस्य यहाँ पर शामिल होंगे पास में, और अधिकतम दो आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 से, भविष्य निधि की अंतिम निकासी की अनुमति डैश वर्ष की सेवा के बाद दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भविष्य निधि की जो राशि निकाल सकते हैं वो 15 वर्षों के बाद जो सेवा है उसके बाद निकाल सकते हैं। जैसे कोई कर्मचारी है तो 2 वर्ष में दोस्तों परमानेंट होता है, 2 वर्ष में परमानेंट है। 5 साल में दोस्तों ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनको 3 सेट पास मिलना स्टार्ट हो जाता है, और 20 साल की सेवा के बाद बीआरएस ले सकता है और मानार्थ पास का हकदार हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, कथन आरटीआई अधिनियम को जून 2005 में अधिनियमित किया गया था। आरटीआई अधिनियम जून 2005 में ये किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कथन 1 है वो राइट हो जाएगा। कथन 2 में कहा गया 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 से, ये सही है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम 2005 में 7 अध्याय नहीं दोस्तों, यहाँ पर 6 अध्याय है, तो इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही वाला कौन सा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पारित हुआ था, यहाँ जून दिया है तो जून की पूरी तारीख थी 15 जून 2005 और लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ है।
आरटीआई क्यों लाया गया है दोस्तों? तो जनता के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आरटीआई को लाया गया था। सभी प्रकार की सूचनाएं आरटीआई से ली जा सकती हैं, केवल जो भारत की सुरक्षा से संबंधित हैं वो सूचनाएं दोस्तों नहीं ले सकते। या दोस्तों सांसद या विधानसभा के जो सदस्य हैं, संसद या विधानसभाओं के जो विशेष अधिकार हैं उनका दोस्तों उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो कोई गोपनीय सूचना है उन उन गोपनीय सूचनाओं का दोस्तों यहाँ पर नहीं ले जा सकती। किसी भी प्रकार की जो जानकारी हो आपको 30 दिन में मिल जाएगी। यदि जीवन या स्वतंत्रता का मामला हुआ तो 48 घंटे में दोस्तों आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये आरटीआई के बारे में हुआ। फीस की कई बार पूछा जाता है कि कितनी फीस होती है, तो 10 रुपए दोस्तों इसकी फीस होती है आरटीआई। क्वेश्चन नंबर 14, केवल कथन एक है आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय सेकंड की धारा 9 जानकारी के प्रकटीकरण छूट से संबंधित है। तो प्रकटीकरण के छूट से संबंधित है 24 में। तो 24 में दोस्तों ये क्या हो जाएगा? दोबारा से देखिए, आरटीआई अधिनियम धारा सेकंड 9 के प्रकटीकरण, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का कथन सेकंड आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय सेकंड की धारा 11 जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 का थर्ड देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय सेकंड की धारा 8 कुछ मामलों में जानकारी को अस्वीकृत करने के आधार पर संबंधित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 8 जो है, 8 में दोस्तों सूचना के प्रकटीकरण के छूट से संबंधित है। सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ 8 आना चाहिए था, ये गलत है। और यहाँ दोस्तों ये जो 8 है वो सूचना के प्रकटीकरण से छूट में संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका ऑप्शन केवल सेकंड सही है। सेकंड सही का मतलब बी सही है। राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन है भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के अध्याय 14 में रेलवे कर्मचारियों के पर्यवेक्षकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड देखिए, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के अध्याय 14 के धारा 131 में आवेदन से छूट के बारे में परिभाषित की गई है। तो ये भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन 1 और 2 जो कथन है दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ईआई कर्मचारी का कार्यभार का आकलन करते समय 5 मिनट से कम की कार्रवाई की अवधि को नजरअंदाज किया जाएगा। राइट आंसर है और सेकंड ऑप्शन देखिए, ईआई के रूप में वर्गीकृत रेल सेवक के मानक ड्यूटी घंटों के अनुसार गैर सड़क स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी जो कार्य स्थान से 5.5 मतलब आधा किलोमीटर की भीतर क्वार्टर प्रदान किए गए कर्मचारी को एक सप्ताह में 60 घंटे कार्य करना है। तो ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोनों राइट हो जाएंगे। मैंने बताया था ईआई एसेंशियल इंटरमीडिएट जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए दोस्तों ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो हो गया है 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसी टाइप से ये पेपर बनाया गया, थोड़ा सा टिपिकल बनाया गया है कि आपको ज़्यादा से डीप नॉलेज होगी तभी आप इस पेपर को अच्छे से हल कर पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ के लिए बताया था कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। इस पीडीएफ को मैंने पूरा एक साथ पीडीएफ दी हुई है और भी पीडीएफ आपको वहाँ मिलने वाली है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। उसको ज्वाइन करने के बाद आपको दोस्तों वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सॉरी 27 करना है पहले हमको। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। HOER के तहत पद वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्त सहमति आवश्यक नहीं है। वित्त सहमति आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये गलत है। क्वेश्चन नंबर
27 का सेकंड देखिए, HOR वर्गीकरण में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी महाप्रबंधक है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखिए, रोस्टर किए गए घंटों और वैधानिक घंटों की सीमा के बीच रेलवे कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त घंटों के काम के लिए वेतन की सामान्य दर का 1.5 गुणा ओवरटाइम भुगतान के रूप में दिया जाता है। तो सही है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि किसी मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी वरिष्ठ मंडल रेलवे कार्मिक अधिकारी है तो पुनरीक्षण प्राधिकारी कौन होगा? तो जो सीनियर डीएम होता है उसके ऊपर दोस्तों मंडल रेल प्रबंधक है, पुनरीक्षण जो अधिकारी होता है रिवाइजनरी अथॉरिटी, ये होगा डीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक है डीआरएम साहब यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन में कहा गया है किसी भी सहमति या कोई अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना रेल सेवक आचरण नियम 1910 का नियम 10 है। 1966 के जो नियम है वो यहाँ पर दिया गया है कि 10 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कथन 1 है वो राइट हो जाएगा। दूसरा कथन में देखिए, रेलवे आवास को किराए पर देना या कोई अन्य प्राधिकारी को सौंपने के लिए रेल सेवक आचरण नियम 1966 का नियम 15A से संबंधित है। 15A से संबंधित है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा कथन दिया है, रेल सेवक नियम 1966 का नियम 13A उपहारों से संबंधित है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। 13 दोस्तों यहाँ पर 13 जो है वो उपहारों से संबंधित है, 13A जो है 13A दहेज से संबंधित है। तो यहाँ पर 29 का यहाँ पर 3 है जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो अनुशासन रेल सेवक आचरण जो नियम है 1966 उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कुल 26 नियम है, कुल 26 नियम है। मेन नियम जो है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो रेल सेवा आचरण नियम है इनका उल्लेख रेल स्थापना की जो भाग है 1 में है। रूल 1 जो है उसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है, रूल 2 में परिभाषा दी गई है, रूल 3C मैं यहाँ बता रहा हूँ 3C में महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है, 3A तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है, 3B ये सरकार की नीतियों के पालन से संबंधित है, रूल 5 राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित है, रूल 5 राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित, रूल 6 संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है, रूल 6 जो है वो संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित, रूल 7 में प्रदर्शन धरना जुलूस में भाग लेना वर्जित की कोई भी रेल कर्मचारी प्रदर्शन जुलूस या धरने में भाग नहीं ले सकता। रूल नंबर 8 प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 12 में पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। 13A मैंने आपको बताया था, 13A ये दहेज प्रथा से संबंधित है। 13A दोस्तों क्या था, उपहारों से संबंधित था। रूल 15 रूल 15A रेल आवास को किराए पर देना वर्जित है। रूल 22 ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित है। रूल 15 यहाँ पर 15A है, तो 15 के बारे में बात करें तो निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है रूल 15 में। तो इस प्रकार दोस्तों ये रूल हैं, टोटल 26 रूल हैं। 26 रूल में मैंने आपको मेन रूल यहाँ पर आपको बता दिए हैं। पॉइंट मेन रूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो 13A होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। 3C दहेज जो महिला यौन उत्पीड़न है उससे संबंधित होता है। 13A दहेज प्रथा से संबंधित है कि दहेज लेना या देना वर्जित है। तो ये 3-4 रूल कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 29 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है, ये ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रेल सेवक आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम निजी व्यापार और रोजगार के बारे में बताता है? अभी मैंने बताया था कि रूल नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा कि निजी व्यापार और रोजगार करना वर्जित है, रूल नंबर 15 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में कि जो NPS है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली,
योजना के तहत प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को एक यूनिक 14 अंकों का PRNA जो प्राण नंबर है वो आवंटित किया जाएगा। तो गलत है दोस्तों, ये 16 अंकों का होता है, 16 अंकों का ये नंबर होता है, 16 अंकों का दोस्तों ये नंबर होता है एनपीएस से। क्वेश्चन 31 का सेकंड देखिए, क्वेश्चन 31 का सेकंड देखिए, 5 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ही खाते से निकासी की अनुमति अर्थात स्वयं के योगदान का केवल 25% और कैरियर में अधिकतम 4 निकासी की अनुमति है, जबकि दोस्तों ये 3 निकासी की अनुमति है, 3 निकासी की अनुमति है। तो ये दोनों ही दोस्तों यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। एनपीएस दोस्तों आपको पता है कि एनपीएस में 2 प्रकार के खाते होते हैं, टायर 1 और टायर 2। शुरू हुआ था एनपीएस 2004 से ये शुरू हुआ। एनपीएस में कटौती दोस्तों 80C और 80CCDT के तहत कर कटौती के लिए योग्य है कि इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए दोस्तों ये होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, जो अनुशासन अपील नियम है D&AR रूल 1968 के तहत जांच अधिकारी के नामांकन के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है, मतलब कौन सी चार्जशीट जारी की जाती है, कौन सा, तो यहाँ पर SF7 जारी की जाती है। चार्जशीट दोस्तों आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि SF1 निलंबन है, SF2 डीम सस्पेंशन है, SF3 निर्भया भत्तों के लिए, SF4 निलंबन से बहाली के लिए और SF5 मैंने बताई थी बड़ी शास्ति, SF6 दो होती है दो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना, 7 होती है जांच अधिकारी, 8 है प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति और यहाँ पर 9 को हटा दिया गया है, 10 से संयुक्त कार्रवाई का आदेश है और दोस्तों 11 होती है छोटी शास्ति। तो इस प्रकार से दोस्तों ये शास्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता के मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत दे मुआवजे की न्यूनतम राशि है। न्यूनतम राशि दोस्तों 1,40,000 रुपए, न्यूनतम की बात हुई है तो 1,40,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किसी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु पर उसे आवंटित क्वार्टर रेलवे क्वार्टर डैश से 2 वर्ष की अवधि के लिए बरकरार रखा जा सकता है। 2 वर्ष की जो अवधि है उसके लिए दोस्तों वो रखा जा सकता है कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसको क्वार्टर आवंटित है तो वो 2 वर्ष तक दोस्तों उसको उसके परिवार वाले रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, ऐसे लेन देन की सूचना डैश जिसकी जिसकी सीमा तय की गई हो 1 महीने के भीतर सरकार को दी जानी चाहिए, सरकार को दी जानी चाहिए। तो मूल वेतन के 2 गुना से अधिक, मूल वेतन के 2 गुना से अधिक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 के रूल नंबर 18 में ये कहा गया है कि मूल वेतन के 2 गुना से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। कथन 1, संस्थानों और क्लबों में मनोरंजन सुविधाओं के तहत आवंटित राशि 36 रुपए है, 36 रुपए है। तो ये दोस्तों राइट आंसर है कि क्लबों में मनोरंजन और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं के तहत आवंटित राशि 17 रुपए है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राशि आवंटित की जाती है तो स्टाफ जो बेनिफिट फंड होता है SBI पे, उससे ये राशि दोस्तों जारी की जाती है। यहाँ पर तीसरा भी है कि कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तहत जो आवंटित राशि है वो 16 है, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर देखिए, कथन में कहा गया कि छुट्टी नकदीकरण का लाभ 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये राइट है। मैंने पहले बताया कि जो लीव इनकेसमेंट है वो 2 वर्ष के अंतराल में लिया जा सकता है। क्वेश्चन 37 का सेकंड कथन देखिए, सेवा के दौरान अधिकतम 4 बार छुट्टी नकदीकरण का लाभ उठाया जा सकता है। तो नहीं दोस्तों, ये 6 बार उठाया जा सकता है। संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 60 दिनों का नकदीकरण लाभ उठाया जा सकता है। तो ये राइट आंसर है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो केवल सी जो 1 और 3 ये ओनली 1 एंड 3rd करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 37 का। नकदीकरण के लिए दोस्तों खाते में आपके 40 छुट्टी होंगी, उसमें से -10 होंगी, 30 छुट्टी शेष होनी चाहिए। मतलब लीव इनकेसमेंट के बाद 30 छुट्टी होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कि 40 छुट्टी
आपके खाते में होंगी तभी आपको लीव इनकेसमेंट मिलेगा, और 10 छुट्टी का ये दोस्तों मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्वयं के अनुरोध स्थानांतरण में अनापत्ति जो एनओसी होती है जारी किया गया है तो कर्मचारी को भार मुक्त करने के लिए वैधता होगी। ये 6 माह की दोस्तों एनओसी की वैधता होती है। क्वेश्चन नंबर 39 से निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है, तो 39 में कौन से सही हैं? सीधी भर्ती कोटे से 25% तक रिक्तियों को भरने के लिए जीडीसी आयोजित किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, राइट हो जाएगा। पीसीपीओ की मंजूरी से इसे 50% तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया नहीं जा सकता दोस्तों, पीसीपी की मंजूरी, पीसीपीओ। इसमें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं है, तो तीसरे का ये भी सही है कि इसमें आरक्षण नहीं है, ईडब्ल्यूएस जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आरक्षण नहीं है, तो ये 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 वाला सी इज राइट आंसर, 39 में का सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि कनिष्ठ लिपिक सह टंकन पद पर नियमितीकरण के लिए हिंदी भाषा में योग्यता गति परीक्षण है, तो ये 25 शब्द प्रति मिनट होता है, 25 शब्द प्रति मिनट होता है 40 में का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया कि पूरी सेवा काल के दौरान अदेय छुट्टी जो लीव नॉट ड्यू छुट्टियां दिनों तक सीमित होती हैं, तो 360 दिनों तक ये सीमित होती हैं दोस्तों, 360 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। एल एंड डी लीव नॉट ड्यू, जिनको अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी के नाम से जानते हैं, इस छुट्टी की स्वीकृति चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में अधिकतम 90 दिनों और विशेष परिस्थितियों में दोस्तों 180 दिन और पूरी सेवा काल में 360 दिन की ये छुट्टी दोस्तों ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं को खुली भर्ती में आयु सीमा में कितनी छूट मिलती है, तो दोस्तों 10 वर्ष की छूट मिलती है, और ये टोटल ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 10 वर्ष की ये छूट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी के खुले बाजार में भर्ती में पूर्व सैनिकों का कोटा होता है, ये 10% का ये कोटा होता है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 10% की छूट यहाँ पर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कथन कहा गया है, फर्स्ट कथन में कि 10 वर्ष से कम आहार सेवा के साथ ही अमान्य पेंशन दी जा सकती है, गलत है ये। रेलवे सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी को भी कम से कम 10 वर्ष की आर्क सेवा होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, न तो एक और न ही दो सही है, दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर है, सेवा के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री जो 2 वर्ष की अवधि का होता है प्राप्त करने पर एक मुश्त जो राशि दी जाती है प्रोत्साहन के रूप में वो 25,000 रुपये होती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 25,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 46 से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी जो एसएजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनको ड्यूटी पर यात्रा के लिए कौन सा मेटल पास दिया जाता है या कौन से मेटल पास के हकदार होते हैं, तो एसएजी होते हैं दोस्तों सिल्वर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। धातु पास दोस्तों 3 प्रकार के धातु पास होते हैं, एक तो गोल्ड होता है जिसको स्वर्ण, सिल्वर, रजत और ब्रॉन्ज, ये 3 प्रकार के धातु पास होते हैं। स्वर्ण या गोल्ड जो पास है वो किसको मिलता है, जो जैसे सीआरबी है, सीईओ रेलवे का और ऑल मेंबर जो रेलवे बोर्ड के हैं उनको मिलता है, जिसकी ग्रेड जैसे डीजी या जीएम लेवल को दोस्तों ये पास दिया जाता है। सेकंड जो रजत होता है सिल्वर, जो एसएजी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं जैसे डीआरएम, एसएजी ग्रेड के अधिकारी हैं, और इनको दोस्तों ये दिया जाता है। लेवल 14 और 15 के ये कर्मचारी होते हैं। इसकी जो लागत होती है, ये लागत कई बार पूछ लिया जाता है कि सिल्वर की लागत होती है 4964 रुपये, और जो गोल्ड की लागत होती है वो होती है दोस्तों 26,113 रुपये, 26,113 रुपये ये दोस्तों लागत होती है। ब्रॉन्ज दोस्तों एसजी या जेएजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं, जिनमें ऑल ग्रुप ए और बी के जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनको दोस्तों ये ब्रॉन्ज पास दिया जाता है, जो जिसकी लागत 4960 रुपये इसकी लागत होती है। तो 3 प्रकार के धातु पास हो गए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज,
तीनों प्रकार के पास यहाँ पर पूछा गया था कि जो एसएजी ग्रेड के अधिकारी हैं उनको दोस्तों सिल्वर मेडल पास के हकदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 47 में देखिए 47 में कहा गया है कि अन्य शर्तों के अधीन लापता रेल कर्मचारियों के बच्चों के मामले में अनुकंपा नियुक्ति को लापता होने की तारीख से 2 वर्ष की समाप्ति के बाद विचार किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति लापता हो गया और रिपोर्ट लिखने के 2 साल बाद उसकी जो लापता की जो अवधि 2 वर्ष हो जाएगी, तो उसके बाद ही दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 उस समय में जब पदोन्नति पर न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की शर्त को पूरा करना हो, तो दोस्तों वास्तविक पदोन्नति के समय एट द टाइम ऑफ एक्चुअल प्रमोशन। क्वेश्चन नंबर 48 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49 खतरे एवं कठिनाई भत्ते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेल पथ अनुरक्षक 1, 2, 3 और 4 भत्ते के लिए पात्र हैं, तो ये पात्र हैं। भत्ता 2750 रुपए मिलता है, तो ये गलत है। भत्ता दोस्तों लेवल 8 के लिए, जो लेवल 8 से नीचे हैं उनको दोस्तों 3375 रुपए मिलता है, और लेवल 8 से ऊपर हैं 9 या उससे ऊपर, तो दोस्तों उनको 4250 रुपए दोस्तों ये अलाउंस मिलता है। तीसरे में देखिए निर्माण संगठन में काम करने वाले रेल पथ अनुरक्षक पात्र नहीं है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर राइट होगा, मतलब पात्र नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ओनली 1 एंड 3 करेक्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक वित्तीय वर्ष में एक जोन के लिए ग्रुप सी रेल सेवा में सांस्कृतिक कोटा के तहत कितने उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है? तो 2 उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है एक वित्तीय वर्ष में। सांस्कृतिक जो कोटा होता है, कल्चरल कोटा, उसके तहत 2 उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है। दोस्तों मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जैसे आप दोस्तों लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सीधा टेलीग्राम पे ले जाया जाएगा। वहां पर ज्वाइन करने के बाद आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट है, मैं 51 से लेकर बाकी 110 तक के क्वेश्चन उसमें हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 पार्ट में इस पेपर को हल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।